हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करदान क्षमता के बारे में जानेंगे। करदान क्षमता की धारणा का सार्वजनिक वित्त में बहुत महत्व है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार करदाताओं से उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप ही कर वसूली का प्रयास करती है, क्योंकि प्रत्येक कर करदाताओं में त्याग और असंतोष को जन्म देता है। इसलिए अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए कर वसूली और सार्वजनिक व्यय में आदर्शतम संयोग की कोशिश की जाती है। अब ये करदान क्षमता का क्या अर्थ है या टैक्सेबल कैपेसिटी किसे कहते हैं? सार्वजनिक वित्त में करदान क्षमता का विचार बहुत विवादास्पद रहा है, इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने करदान क्षमता को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। प्रोफेसर सिल्वरमैन ने बताया, करदान क्षमता का अभिप्राय वह सीमा है जो राष्ट्र और व्यक्ति से बिना उसकी उत्पादन शक्ति व इच्छाओं पर बुरा प्रभाव डाले करों के रूप में वसूल की जा सकती है। इस प्रकार करदान क्षमता देश के नागरिकों के कर चुका पाने की उस सीमा से है जो आर्थिक क्षेत्र में बिना अस्त व्यस्तता के सार्वजनिक व्यय के लिए दे सकते हैं। पर क्योंकि आय के लिए यह साधन होता है, पर साध्य सार्वजनिक व्यय द्वारा जन कल्याण करना होता है, इसलिए करदान क्षमता को केवल आय के परिप्रेक्ष्य में न देख के व्यय के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर डाल्टन ने करदान क्षमता को दो वर्ग में विभाजित किया: निरपेक्ष करदान क्षमता या एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी और सापेक्षिक करदान क्षमता या रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। अब हम निरपेक्ष करदान क्षमता को समझेंगे। निरपेक्ष करदान क्षमता को प्रोफेसर शिराज, मैकिना और स्टाम्प ने अलग अलग आधार पर व्याख्या की है। प्रोफेसर शिराज के अनुसार करदान क्षमता न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का आधिक्य है, जो उतना ही उत्पादन को बनाए रखने के लिए पूर्ववत जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। एक स्थान पर शिराज ने निरपेक्ष करदान क्षमता को निचोड़ की सीमा या लिमिट ऑफ स्क्विजिबिलिटी बताया है। प्रोफेसर जोशिया स्टाम्प बोलती हैं, निरपेक्ष करदान क्षमता वह अधिकतम राशि है जो किसी देश के निवासी अपने जीवन को दुखमय बनाए बिना तथा आर्थिक संगठन को अस्त व्यस्त किए बिना सार्वजनिक खर्च के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार मैकिना के अनुसार किसी देश की करदान क्षमता की सीमा उस समय पहुंच जाती है जब कर देने के बाद उद्योगों में विनियोग के लिए राशि ही उपलब्ध ना हो, जबकि डाल्टन कहते हैं निरपेक्ष करदान क्षमता करारोपण की वह सीमा है जो जनता पर अरुचिकर प्रभाव डाले बिना वसूल किया जा सकता है। निरपेक्ष करदान क्षमता का महत्व कम होता है क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से करदान क्षमता को केवल आय के परिप्रेक्ष्य में ही ना देखकर व्यय के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। करों से प्राप्त आय जब सार्वजनिक कल्याण कार्यों पर व्यय की जाती है तो देश के नागरिकों के उत्पादन, आय, रोजगार वितरण व आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जो करदान क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। करदान क्षमता में अरुचि, इच्छा पर अच्छा बुरा प्रभाव आदि को मापना कठिन है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से मानसिक धारणा की अभिव्यक्ति है और अधिकतम सीमा को भी ज्ञात करना मुश्किल है। इसलिए प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं, ऐसी धनराशि का निर्धारण असंभव है जिसके विषय में कहा जा सके कि यह धनराशि विशेष समय में समाज की करदान क्षमता की सीमाओं का प्रतीक है। यदि हम राजस्व में स्पष्टता लाना चाहते हैं तो इस प्रश्न पर विचार छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं कि निरपेक्ष करदान क्षमता एक कल्पना है जिसमें भारी भूल की सदैव संभावना है, इसलिए करदान क्षमता का विश्लेषण सापेक्षिक संदर्भ में उचित है। इसके लिए सापेक्षिक करदान क्षमता या रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी की अवधारणा दी गई। सापेक्षिक करदान क्षमता का अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों या विभिन्न राष्ट्रों की तुलनात्मक कर भुगतान से है। जैसे धनी व्यक्ति की करदान क्षमता तुलनात्मक दृष्टि से निर्धन व्यक्ति की करदान क्षमता से अधिक होती है। इसी कारण डाल्टन ने सापेक्षिक करदान क्षमता को कर देने की सापेक्षिक योग्यता बताया है। रिलेटिव एबिलिटी टू पे यह किन्हीं दो समुदायों की कर देने की योग्यता के पारस्परिक अनुपात को बताती है। समाज के जिन लोगों की कर देने की योग्यता अधिक होगी उनकी करदान क्षमता भी अधिक मानी जाएगी और सापेक्षिक करदान क्षमता अनेक तत्वों पर निर्भर करती है।
इस प्रकार जब करदान क्षमता को कुल कर राजस्व की दृष्टि से देखा जाता है तो इसे निरपेक्ष करदान क्षमता कहते हैं, और जब करदान क्षमता को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है तो उसे सापेक्षिक करदान क्षमता कहते हैं। निरपेक्ष करदान क्षमता एक सैद्धांतिक कल्पना है और इसका सही माप करना कठिन है, जबकि सापेक्षिक करदान क्षमता का विचार अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों की कर देने की योग्यता और करदान क्षमता का विश्लेषण का समय, स्थान, परिस्थिति, मनोवृत्ति आदि परिवर्तनशील घटकों के संबंध में करता है। प्रोफेसर डाल्टन ने तो सापेक्षिक करदान क्षमता को ही अधिक उचित और व्यवहारिक माना है। कॉलिन क्लार्क के अनुसार भी निरपेक्ष करदान क्षमता की अपेक्षा सापेक्ष करदान क्षमता की धारणा ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रकार इन दोनों में से कोई घनिष्ठ तार्किक संबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि निरपेक्ष करदान क्षमता में वृद्धि से सापेक्षिक करदान क्षमता भी बढ़े अथवा विपरीत हो। यह संभव है कि निरपेक्ष करदान क्षमता में वृद्धि होने पर भी सापेक्षिक करदान क्षमता स्थिर रहे या घट जाए। करदान क्षमता के निर्धारक या उसको करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, अब हम इसके बारे में विचार करेंगे। किसी भी देश की करदान क्षमता अनेक घटकों से प्रभावित होती है। जो तत्व अधिकतम करदान क्षमता को निर्धारित करते हैं वही तत्व सर्वोत्तम करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं। करदान क्षमता का अध्ययन दो दृष्टि से किया जाता है। पहला तो व्यक्ति की करदान क्षमता और देश की करदान क्षमता। व्यक्ति की करदान क्षमता का आधार उसकी आय और व्यय के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है। अन्य बातों के समान रहते हुए किसी व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी कर देने की क्षमता भी अधिक होगी। आय को मौद्रिक आय के रूप में नहीं वरन वास्तविक आय के संबंध में देखना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक आय व्यक्ति की आय का सही माप नहीं है। व्यक्तिगत करदान क्षमता का दूसरा आधार उसके व्यय का आधार व प्रकृति है। जो व्यक्ति अधिक व्यय करता है उसकी करदान क्षमता भी अधिक होती है, और आय और व्यय दोनों को आधार बनाने में सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। देश की करदान क्षमता की बात अगर हम करें तो देश की राष्ट्रीय आय उसकी संरचना से ज्ञात की जा सकती है। अन्य बातों के समान रहते हुए जितनी राष्ट्रीय आय अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, पर देश की करदान क्षमता व्यक्तिगत करदान क्षमता का ही अंग होता है। इसलिए करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटकों का विशेष महत्व है। किसी भी देश की करदान क्षमता इन तत्वों से प्रभावित होती है। पहला तो है देश की राष्ट्रीय आय। उसकी राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, और राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होने पर करदान क्षमता भी कम होगी। इसलिए विकसित राष्ट्रों की करदान क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय अधिक होने के कारण निर्धन राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरी बात, देश की संपत्ति कितनी है। किसी देश में प्राकृतिक और संपत्ति अधिक होगी तो उसकी करदान क्षमता भी अधिक होगी। उसका अगर देश में प्राकृतिक संपदा का बहुत भंडार है और उसका विदोहन नहीं हो पाया है तो संपदा अधिक होने पर भी करदान क्षमता कम होगी। अतः संपत्ति का आकार ही पर्याप्त नहीं, उसका आय के लिए विदोहन भी ज़रूरी है, और आय और संपत्ति का स्थायित्व ज़रूरी होता है। उसमें स्थायित्व या वृद्धि की प्रवृत्ति हो तो करदान क्षमता अधिक होगी, और अगर उसमें भारी उतार चढ़ाव होते हैं तो करदान क्षमता भी घटती बढ़ती रहेगी। देश में धन का वितरण जितना ही असमान होगा उतनी ही करदान क्षमता अधिक होगी, क्योंकि धनी वर्गों पर प्रगतिशील करारोपण द्वारा अधिक कर वसूल किया जा सकता है। पर धन का वितरण समान होने पर भी करदान क्षमता घटती है, और आधुनिक विचारधारा कहती है कि असमान वितरण को देश की उत्पादन क्षमता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि देश के समान वितरण से देश में रोजगार, आय और उत्पादन में वृद्धि होती है, अतः करदान क्षमता भी अधिक होती है। यह विचार विकसित राष्ट्रों में तो सही लगता है, पर अर्धविकसित राष्ट्रों में धन के असमान वितरण से करदान क्षमता अधिक पाई जाती है। अब देश की जनसंख्या जितनी है, अन्य बातों के समान रहने पर जनसंख्या जितनी अधिक होती है करदान क्षमता भी अधिक होती है। आर्थिक दृष्टि से विकसित होते हैं उनके कर देने की क्षमता उन देशों की अपेक्षा अधिक होती है जिनका आर्थिक विकास अभी नहीं हो पाया है। कर प्रणाली अगर देश की सरल, व्यवस्थित और उपयुक्त होती है तो करदान क्षमता भी उन देशों की अपेक्षा अधिक होती है जहाँ की कर प्रणाली जटिल, कठोर और दोषपूर्ण होती है। फिर सार्वजनिक व्यय की प्रकृति
कैसी है? अगर सरकार करों से प्राप्त आय को देश के आर्थिक विकास, जन कल्याण, सुरक्षा, भौतिक उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यय करती है तो देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति होगी और उनकी करदान क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद शासन और राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप अगर सुदृढ़ होगा तो विश्वास पात्र होगा तो जनता बहुमुखी सहयोग देने और स्वेच्छा से कर चुकाने की प्रवृत्ति रखेगी और करदान क्षमता अधिक होगी। इसके विपरीत यदि शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अकुशलता, लालफीताशाही का बोलबाला हो और सरकार की नीतियां तानाशाही हो तो जनता का सरकार के कार्यों में विश्वास नहीं होता और उसकी मनोवृत्ति भी असहयोग की होगी और करदान क्षमता कम होगी। फिर करदाताओं की मनोवृत्ति कैसी है? जिस देश के करदाताओं में सरकार के प्रति विश्वास, नागरिक चेतना और आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति रुचि की मनोवृत्ति होती है तो वे अधिकाधिक कर चुकाने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं। फिर आर्थिक व राजनीतिक संकट यदि आ जाता है किसी देश पर, सरकार को हर संभव आर्थिक सहयोग देकर संकटों का मुकाबला करने में योग देती है। जैसे भारत में पाकिस्तानी आक्रमण के समय अथवा अकाल, राहत, बाढ़ पीड़ितों आदि के लिए सार्वजनिक वित्त में अधिक करदान क्षमता होती है और करदान क्षमता जनता का जीवन स्तर ऊंचा होने पर अधिक और जीवन स्तर नीचा होने पर कम होती है। कर वसूली के उद्देश्य पर भी करदान क्षमता निर्भर करती है। यदि कर वसूली विकास और जन कल्याण कार्यों के पर व्यय किया जाता है तो करदान क्षमता अधिक होगी और फिजूल खर्ची, विदेशों पर हमला, विदेशी ऋणों के आदि के लिए दिए जाने वाले करों में करदान क्षमता भी कम होती है।